हेलो स्टूडेंट, मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये जो तीन टर्म है ये आपको रिवाइज करनी है और इनकी एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी कर चुका हूँ मैं रिवीजन के नाम से। जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा नॉर्मेलिटी। आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? नॉर्मेलिटी। बात आती है नॉर्मेलिटी होती क्या है, सेम उसी तरीके से इसको डिफ़ाइन करेंगे जैसे आपने मोलैरिटी या मोलैलिटी को डिफ़ाइन किया था। मोलैरिटी आपने क्या बोली थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी आपने बोली थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आज हम डिफाइन करेंगे नॉर्मेलिटी को। तो नॉर्मेलिटी को हम कैसे बोलेंगे? नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स किसी भी सोल्यूट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 लीटर में प्रेजेंट होंगे। अब बात आती है कि ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है क्या। अब बात आती है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते क्या। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट या ग्राम इक्विवेलेंट, जो आपके इक्विवेलेंट होते हैं उसको ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब सेकंड बात आती है कि ये तो फॉर्मूला लिख दिया हमने कि किसी भी सोल्यूट के इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन बात आती है कि इक्विवेलेंट होता क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इक्विवेलेंट को बोला जाएगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। मीन्स आपको सोल्यूट का कितना मास गिवन है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। बेटे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर केवल इक्विवेलेंट है या ग्राम इक्विवेलेंट है और यहाँ पर क्या है? इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास है एंड यहाँ पर केवल इक्विवेलेंट है या ग्राम इक्विवेलेंट है। अब देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट बोला जाता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट आती है, ऊपर क्या रखा हुआ? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ई क्यू से और लीटर की रिप्रेजेंटेशन होती है एल। तो इसकी यूनिट बन जाएगी इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या यूनिट बन जाएंगी? इक्विवेलेंट पर लीटर। हमें जो इसमें मेन काम करना होता है, आपको सोल्यूट का गिवन मास मिलता है, आपको केवल इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना होता है। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो मोलर मास जितना उसका मोलर मास हो डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब इसको हमें समझना है कि एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट हम करेंगे। देखिए, टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास, कि इक्विवेलेंट मास को कैसे डिटरमाइन हम करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं एसिड के लिए, कि अगर हमें हमारा गिवन एसिड हो तो एसिड के लिए हम इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, एसिड हम बोलते किसको हैं? विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन एक्वस मीडियम। या पढ़ चुके हैं जो एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको बेटे क्या बोला जाता है? एसिड। एग्जाम्पल की बात करें तो HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव देगा, HNO3 एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव देगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा बेसिसिटी 1। बेसिसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस्ड, कि कितने H पॉजिटिव आयन निकले उसको बोला जाता है बेटे बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस्ड बाय एसिड, कि कोई एक एसिड कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा उसको बोला जाता है बेसिसिटी। तो हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 क्या करता है? 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। CH3COOH की बात करें, CH3COOH का नाम होता है एसिटिक एसिड। हम एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड देता है 1 H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी हुई बेटे 2 और इसकी बेसिसिटी हुई 1। अब आप कहोगे सर ये बेसिसिटी हम कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं, इस बेसिसिटी को देखा क्यों जा रहा है? तो अगर हमें किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना है
तो उसके लिए हमें उस एसिड की बेसिसिटी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में बेसिसिटी ऑफ एसिड, कि उस एसिड का मोलर मास कितना है और उसकी बेसिसिटी कितनी है, उससे हम उस एसिड का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। और अगर किसी का इक्विवेलेंट मास हम निकाल सकते हैं तो हम उसकी नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो 36.5, क्योंकि क्लोरीन कितना होता है 35.5 प्लस में 1, 36.5 डिवाइडेड बाई 1 क्या है इसकी बेसिसिटी, कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट मास 36.5। फिर बात करें इक्विवेलेंट मास ऑफ HNO3 का कितना इक्विवेलेंट मास आएगा, तो बेटे इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। तो HNO3 ने कितने H पॉजिटिव निकाले थे 1, तो इसलिए डिवाइड में हमने क्या कर दिया 1, एंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ HNO3 इज 63 ग्राम। उसके बाद बात करें इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 का कितना इक्विवेलेंट मास आएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, मोलर मास H2SO4 का मोलर मास आप निकाल सकते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि H2SO4 ने 2H पॉजिटिव आयन रिलीज करे थे, तो बेटे कितना आएगा 49 ग्राम। उसके बाद बात करें बेस, तो बेस क्या होते हैं, विच रिलीज OH नेगेटिव आयन इन एक्वस मीडियम, जो एक्वस मीडियम में क्या रिलीज करे OH नेगेटिव आयन। तो एसिडिटी ऑफ बेस क्या होती है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिड्यूस्ड बाय बेस, कि कितने OH नेगेटिव आयन बेस ने निकाले। उल्टा होता है, एसिडिटी का मतलब होता है कि कितने OH नेगेटिव आयन निकाले गए, और बेसिसिटी का मतलब होता है कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज किए गए। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हो तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है, तो ये क्या देगा बेटे, एक OH नेगेटिव आयन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है, क्या देगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी बेटे 1। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड 2 OH नेगेटिव, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी 2। यानी कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज होते हैं वो होती है उसकी एसिडिटी। तो NaOH एंड KOH की एसिडिटी होगी 1 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी होगी 2। अब बात आए कि हम इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट मास के लिए आपके लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी, कि कितना मोलर मास है और उसकी एसिडिटी क्या है। तो देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के इक्विवेलेंट मास की बात हो तो 40 डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या होगा 40 ग्राम। क्यों? क्योंकि 40 इसका मोलिकुलर मास और इसकी एसिडिटी कितनी है बेटे 1। उसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो 56 डिवाइडेड बाय 1, तो 56 ग्राम। उसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास कितना आएगा 74 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा बेटे 37 ग्राम। क्यों आएगा 2? क्योंकि ये 2 OH नेगेटिव रिलीज करेगा। तो अभी तक आपने समझा कि अगर हमारे पास कोई एसिड हो या हमारे पास कोई बेस हो, तो एसिड या बेस का अगर हमें इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हम एसिड का या बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। थर्ड देखिए, अगर हमारे पास कोई आयन हो और आयन का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम बोलेंगे फॉर्मूला मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। फॉर्मूला मास का मतलब होता है कि उसका मोलिकुलर मास कितना है। तो देखिए फॉर्मूला मास का मतलब क्या होगा, अब देखिए हमें निकालना है Na पॉजिटिव। अगर हमें सोडियम आयन दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 1 क्यों लिखा डिवाइड में, क्योंकि जब हम सोडियम को देखेंगे तो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है +1, इसलिए हमने क्या लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब है कि उसके ऊपर +1 है, +2 है, -1 है या -2 है। अगर माइनस में चार्ज है तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आपको 1 2 3
केवल ये लिखने हैं, आपको साइन इंडिकेट नहीं करना, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव आपको इंडिकेट नहीं करना। और फॉर्मूला मास का मतलब क्या होता है कि जिस फॉर्मूले से सोडियम आया है। उसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl नेगेटिव, अगर Cl नेगेटिव के इक्विवेलेंट मास की बात करी जाए तो बेटे कितना आएगा 35.5 डिवाइडेड बाय 1। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव है तो एक से डिवाइड कर दिया। उसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव के इक्विवेलेंट मास की बात होगी तो हम क्या करेंगे बेटे 56 डिवाइडेड बाय 2। अब आप पूछेंगे सर 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हमने इसको किससे डिवाइड किया 2 से। और 56 क्या है? 56 जो आयरन है उसका एटॉमिक मास है, तो इसका इक्विवेलेंट मास आएगा 28 ग्राम। उसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ Al3 पॉजिटिव, एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास कितना आएगा? तो इसका इक्विवेलेंट मास आएगा 27 डिवाइडेड बाय 3। 27 क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक मास इज़ 27 एंड 3 क्यों? क्योंकि इट बियर्स 3 पॉजिटिव चार्ज, तो इसका इक्विवेलेंट मास आएगा 9। उसके बाद बात की जाए कि इक्विवेलेंट मास फॉर सोल्ट, कि अगर हमें ना तो कोई आयन हो, ना हमारे पास एसिड हो, ना हमारे पास बेस हो, तब हम इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्ट, सोल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? क्योंकि जो भी सोल्ट होगा, सोल्ट का मतलब क्या होता है? जैसे NaCl को मैंने सोल्ट बोला, तो सोल्ट का मतलब क्या होता है? जो आयन से मिलकर बना हो, मीन्स उसके अंदर Na पॉजिटिव होगा और उसके अंदर Cl नेगेटिव होगा। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्ट क्या होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटायन प्लस में इक्विवेलेंट मास ऑफ एनायन। कैटायन का इक्विवेलेंट मास ले लेंगे और एनायन का इक्विवेलेंट मास हम ले लेंगे। देखिए तो फॉर एग्जांपल अब हमें दे दिया भाई NaCl और हमसे कह दिया कि भाई आप NaCl का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कीजिए। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? सबसे पहले NaCl बना है सोडियम से और क्लोरीन से, तो मैं लूँगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम पॉजिटिव प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl नेगेटिव। तो सोडियम का इक्विवेलेंट मास कितना होगा बेटे? अभी अभी आपने निकाला फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय 1। क्यों? क्योंकि एक चार्ज है 23। अब ये एनायन है तो इसका इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालेंगे? एनायन का इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालेंगे? 35.5 डिवाइडेड बाय 1। क्यों? क्योंकि Cl के ऊपर कितना चार्ज है? -1। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद वी विल गेट 58.5 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl। सेकंड देखिए, हमसे कह दिया जाए, देखिए अब हमसे कह दिया जाए कि इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास आप कैलकुलेट कीजिए। तो मैं क्या करूँगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस में इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट 2 नेगेटिव। तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव कितना चार्ज है इसके ऊपर? +2 एंड CO3 2 नेगेटिव कितना चार्ज है इसके ऊपर? -2। तो सबसे पहले कैल्शियम का फॉर्मूला मास होता है 40 डिवाइडेड बाय 2, मेरे पास आ जाएगा 20, और कार्बोनेट का मास होता है 60 और इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2। तो 60 को मैंने डिवाइड कर दिया बेटे कितने से? 2 से, तो मेरे पास कितना आ गया? 30। अब मेरे को क्या करना है? 20 + 30 कितना हो जाएगा? 50 ग्राम। तो ये मेरे पास आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबसे पहले ये आपको ट्राई करना है और जो इसको ट्राई कर लेगा और सोल्व करेगा सबसे पहले उसको मेरे पास इसका आंसर भेजना है। तो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी व्हेन 170 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्व्ड इन 500 ml ऑफ वाटर, मीन्स 117 ग्राम NaCl को डिजोल्व कर दिया गया किसके अंदर? 500 वाटर के अंदर, 500 ml वाटर के अंदर। आइए इसका सॉल्यूशन मैं आपको करा देता हूँ। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना होगा बेटा? 117 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 500 ml। तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा सोल्यूट है हमारे पास NaCl। अगर NaCl का हमें इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो उसका आएगा 58.5 ग्राम। बिल्कुल अभी अभी इसी वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है कि कैसे हम NaCl का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मेलिटी क्या आएगी, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है बेटे, 117 ग्राम। उसके बाद है इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट कितना, 58.5 ग्राम इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय 500 ml। जब आप इसको सोल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे एंड डिवीज़न करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1। तो हमारे पास जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसकी नॉर्मेलिटी कितनी आएगी बेटे, 1। एक बात कहना चाहता हूँ कि जो टॉपिक है नॉर्मेलिटी, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है बाकी कंसंट्रेशन टर्म से। तो इस वीडियो को आप कोशिश करें, एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें और नॉर्मेलिटी को क्लियर करने की कोशिश करें। अगर आपको फिर भी नॉर्मेलिटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मेलिटी को बेटे क्लियर ज़रूर करना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखनी नॉर्मेलिटी के अंदर। थैंक यू वेरी मच।